Assalamu alaikum. Welcome to Breaking the Silence. आपके साथ आपका होस्ट उमैर खान, मेरे साथ मेरे दो होस्ट। और अगर तो आपने एंजॉय किया पिछला शो, पिछली हमारी एपिसोड, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लाइक्स का, सब्सक्राइब करने का और कमेंट करने का। और पेशतर से कि हम उस डिटेल में जाएं और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ें। मैं इंट्रोड्यूस वंस अगेन एक मरतबा फिर करना चाहूँगा हमारे जो पैनल है, यस, थोड़ा सा सीरियस टोन के साथ। हमारा आज का पैनल वही है जो पिछले हफ्ते था। I'll jump over to तैयबा मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। Walaikum assalam, Umair. Assalamu alaikum, Adnan. Thank you for making us a part of this journey. I hope कि हम अपने प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो over to Adnan. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for the introduction, Umair. And once again, we're here with कोशिश करेंगे कि आज का जो मैसेज है वो अच्छा और बहुत अच्छे से डिलीवर हो। और बैक टू यू। जबरदस्त। सो एक दफा इसको गैलरी में आ जाए हम लोग। नाउ वी आर ऑल विजिबल। हमारा आज का जो टॉपिक है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दीज 3 वर्ड्स है तो काफ़ी गंभीर, और इसके बाद भी जो आता है वो गंभीर भी हो सकता है, खुशगवार भी हो सकता है, और उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो बगैर वक्त ज़ाया किए 2 चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। एक चीज़ कि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कपल आइडेंटिटी, शादी से पहले ट्रांजिशनिंग इनटू शादी के बाद, और पावर डायनामिक्स, मैं, तुम, हम, और थोड़ा उस पावर डायनामिक्स में जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आ जाती है, तो हाउ डज दैट प्ले अ पार्ट इन दैट। तो दीज 2 थिंग्स। एक चीज़ जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, प्रेमिस तैयबा, पिछली एपिसोड से लिंक करके, शादी जब हम कर रहे होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कर रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें जब आती हैं, जब हम डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो हम सबसे ऊपर रखते हैं वो ये है, हमारी तमाम डिसीजंस पे वो हावी होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग। सो शादी हम अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की शादियां, या हम शादी लोगों के लिए करते हैं? Okay, so in this particular question, मैं ये बोलना चाहूँगी कि शादी जो है वो डेफिनेटली, सुनते तो यही आए कि 2 ख़ानदानों की शादी होती है आपस में, और आपस में एक दूसरे का ख्याल डेफिनेटली रखें, डेफिनेटली एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, सब कुछ करें, लेकिन फिर भी ज़िंदगी कौन गुजार रहा है? एक लड़का और एक लड़की साथ में। तो उनके ऊपर शुरू से प्रेशर डाला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, फलां आपके घर से ये क्या कहेगा। स्पेशली लड़की को एक सर्टन सर्कल के अंदर खड़ा कर दिया जाता है कि जी आपका ये सर्कल है, इससे आप बाहर नहीं आ सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से शादी और पर्सनल आइडेंटिटी जो है, ये दोनों आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें जो है वो आपकी सोशल, जो करंट सोशल क्लाइमेट प्रेजेंट है, और उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल नेविगेशन है आपस में एक दूसरे को, वो बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि दोनों आपस में सेम पेज पर हों। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो लोग कुछ भी कहें, नोबडी, आई मीन, आपको ये परवाह नहीं, क्योंकि जिन शादियों की शुरुआत लोग क्या कहेंगे से होती है, वो शादियां नहीं अच्छी चलती, उनमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। ओके, अच्छा, इसमें अदनान एक और चीज़ कि हम जब बात कर रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन की, और एक और ड्रामा शुरू हुआ दस्तक, बड़े अरसे से एड्स आ रहे थे, आई स्टार्टेड वाचिंग, और डायरेक्शन मरीना खान की है, सो आई कैन एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम इट। 1-2 एपिसोड्स मैंने देखी। उसमें कितना ज़रूरी है दूल्हा और दुल्हन, लड़के और लड़की की पर्सनालिटीज़ को जांच कर ये देखना कि आया यार ये 9-10 लगते भी हैं साथ, या ये अलिफ नून लगेंगे। बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की, पर्सनालिटी की, जो कंपैटिबिलिटी की, आज के एपिसोड में, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कितना ज़रूरी है, या बस ये कि शादी हो जाएगी तो सही हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे?
ये बड़ा एक अहम और एहसास मौजू जिसे कहते हैं ना, मतलब ये आप ऐसे इस चीज में दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस हैं मैरिज। अब बात वहीं आती है, इस जो सवाल से रिलेटेड है वो ये कि मैरिज एंड पर्सनल आइडेंटिटी। तो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से, दोनों को साथ चलना है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं उनमें ये कि भाई आप मियाँ बीवी का ये रिश्ता जब बनता है तो उसमें मैरिज इज नॉट लोग लोग वही बात आती है तैयबा की कि लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, खानदानों की शादी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्सनल लाइफ जो मर्द और एक औरत की जो शादी के बाद चेंज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं सारी। उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ उसको ये भी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ता है कि वो किस किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे है और उसको क्या करना चाहिए, किस तरह इस चीज़ को चलाना चाहिए। और सारी ये जो बहुत सारी चीज़ें इसको लेके चलनी पड़ती हैं, और जिसमें आप दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और जो आपके पास आपका है बेसिकली, आप अगर ये सारी चीज़ें साथ नहीं लेके चलेंगे तो फिर इस मैरिज को चलाना एक बहुत मुश्किल और नामुमकिन काम बन जाता है। क्योंकि मैरिज के साथ साथ मुझे ये लगता है कि आपके कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ सेल्फ आपकी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, कुछ वो मेंटेन करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें को साथ लेके चलना और इन सब चीज़ों को मैनेज करना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। I think Taiba was going to say something. जी, मैं इसमें अपना इनपुट ये देना चाहूँगी कि जब लड़का लड़की शादी करके घर आते हैं, तो लड़के की जो पहली गुफ्तगू लड़की से शुरू होती है, वो शुरू ही यहीं से होती है कि आपने मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त करनी है, आपने मेरे बहन-भाइयों का ख़्याल रखना है, आपने इनको शिकायत का मौका नहीं देना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। व्हाई नॉट ये चीज़ें दोनों तरफ सेट की जाएँ कि शादी से पहले वो बैठकर अपने पेरेंट्स को भी ये समझाए कि मेरी बीवी मेरी ज़िम्मेदारी है। इस सर्कल में आप नहीं आ सकते, आपका दायरा इतना है और अब आप इससे आगे नहीं आ सकते, ना आप उसके बारे में कोई राय रख सकते हैं, और अगर रखते भी हैं तो अपने तक रखें। मगर हमारे कल्चर में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब लड़का शादी करके लड़की लेकर आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो लड़की के पास दी जाती है वो ये है कि जी, नो मैटर व्हाट, आपको मेरे पेरेंट्स की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऑन द अदर साइड वो बेशक आपके लड़की के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे ना करे, लेकिन यहाँ पर लड़का जो है वो 100% रिस्पेक्ट चाहता है अपनी बीवी से, अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये चीज़ें भी उसी सर्कल में आ जाती हैं, क्योंकि जब आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, ऑब्वियसली वो इन इन चीज़ों को लेकर अपसेट भी हो जाती हैं, वर्बल भी होती हैं, बोल भी देती हैं कि जी इट शुड बी बोथ वेज। बट ऑन अगर ये पेरेंट्स तो वही आ जाते हैं ना हमारे, ऑब्वियसली बैक जनरेशन अगर आप जाएं तो वो लोग क्या कहेंगे वाले पेरेंट्स हैं। तो जब लड़की के पेरेंट्स को पता चलता है तो लड़की के पेरेंट्स यही बोलते हैं कि खामोशी से गुजारा करो, शादी के कुछ साल ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद यही होता है, हमने भी बर्दाश्त किया था, तुम भी बर्दाश्त करो, वरना अगर तुम कल को कुछ कर लोगी तो फिर लोग क्या कहेंगे। एंड वही है। श्योर। और एक डायलॉग, एक सेंटेंस आता है जिसपे प्रॉब्ली अदनान विल जंप ऑन इट, और आज एक ड्रामे में मैंने सुना, शौहर की अतात करोगी तो जन्नत पाओगी। ये तो जुमला बस Oh, अदनान, इस so चीज के बारे में तो so फिर here's the sorry go ahead Adnan. go ahead. Here's the thing, I mean definitely मर्द का रुतबा अल्लाह ताला ने नेचुरली औरत से एक स्टेप ऊपर रखा है, और हमेशा से मर्द, लेकिन मर्द की अतात का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ बांध के खड़े रहें, ख़ुद को अपना बेइज्जत करवाते रहें, वो कुछ भी कहे आप कहें जी हुजूर, कोई मसला नहीं है। मर्द की अतात का मतलब है आप रिस्पेक्ट करें अपने हस्बैंड की, नॉट कि सबके सामने, आप दिल में भी उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला के बाद ही इज़ द पर्सन जो आपकी प्रोवाइडिंग का ज़रिया है। प्रोवाइडर तो अल्लाह ताला है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ज़रिया अल्लाह ने आपके लिए आपके हस्बैंड को चुना है। माँ बाप के बाद अब आपका कफ़ील आपका हस्बैंड है, तो रिस्पेक्ट बनती है, बिल्कुल बनती है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मुझे अक्सर फेमिनिज़म का एक स्टैम्प लग जाता है कि मैं थोड़ा सा वर्बल होती हूँ तो वो होता है जी आप फेमिनिस्ट हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मेरे हिसाब से मर्द की जो रिस्पेक्ट है उसको हम कभी भी वो नहीं कर सकते, लाइक हम बीइंग अ वुमेन हम उसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इससे रिलेटेड। लेकिन हाँ, ऑन द अदर साइड अतात के मेरे हिसाब से अतात के लिए रीज़न होना चाहिए। लाइक अगर बीवी जो है वो शौहर से मारें खा रही है, गालियाँ खा रही है, डांट खा रही है, लोगों के सामने बेइज्जत करवा रहे हैं उसको, तो अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ पर भी खामोश रहें क्योंकि आपने अपने शौहर की अतात करनी, यहाँ आप गलत हैं। आई एम सॉरी। ट्रू। अब इसमें हालांकि अब इसमें एक और चीज़ आती है कि जिसको बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ने, अगर आप सुने, नुमान इरफान को मैंने देखा, ही क्लैरिफाइड दिस, यासिर कादरी क्लैरिफाइड दिस, जाकिर नाइक क्लैरिफाइड दिस। अब इस पे बड़े लोग एग्जांपल देंगे उस एक दो इंस्टेंस की कि जिसमें मार भी सकता है शौहर। हालांकि दी स्कॉलर्स क्लैरिफाइड कि वो मानना ऐसा है कि जैसे मिसवाक से मारा जाए, और अब सबको पता है कि अगर आप मिसवाक से किसी को मारेंगे, ठीक है ना, वो किस तरह लगेगा। सो इवन उसमें भी जो ये लिमिटेशन है, और ये भी नहीं कि बस शुरू हो जाए। सो हाँ जी, बोले तैयबा। उमैर, मैं आपकी बात में इस वक्त अपना थोड़ा सा इनपुट डालना चाहूँगी कि आप ज़रूर टैग भी कीजिएगा इस ड्रामे को, सुन मेरे दिल को, जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है, जिसमें खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो राइटर हैं, जिनकी राइटिंग का आई थिंक मकसद यही है कि वो नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं घर में जो डोमेस्टिक अब्यूज़ होते हैं उनको। क्योंकि लास्ट एपिसोड जो मैंने वॉच करी उसके अंदर माँ और बेटी आपस में बैठे हुए हैं, एक सीन चल रहा है जिसके अंदर माँ बेटी को कहती है कि हमें जो है वो बेटियों को शुरू से ये तरबियत देनी पड़ती है कि वो मर्द के साथ हर चीज़ में माफ़ी का वो रखें, और अगर वो थोड़ी सी बेवफाई भी कर ले, थोड़ा सा ये भी कर ले, थोड़ा सा वो भी कर ले, लेकिन हमारी हमारी जो है वो पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको माफ़ कर दें। तो यहाँ पर मैं ड्रामों का भी बहुत बड़ा हाथ डेफिनेटली आपसे कहूँगी कि है हमारे कल्चर को बिगाड़ने में, कि वहाँ पर अजीब और अजीबो गरीब किस्म के मैसेज कहे जा रहे हैं। जैसे माया अली का एक डायलॉग था कि अगर मुझे उठ के थप्पड़ मार देता तो मैं फिर भी समझती कि मर्द का बच्चा है, लेकिन उसने मुझे हाथ नहीं लगा। दैट इज़ सो, आई मीन आई एम सॉरी, इट्स लाइक बहुत ऑफेंसिव था, बहुत ऑफेंसिव था। वो औरतें जो बैठकर अपनी फैमिलीज के साथ ये ड्रामा देखती होंगी फॉर अ टाइम पास, और जिनके हस्बैंड्स उन्हें मारते होंगे, आप सोचिए उनकी गर्दन में कितना बड़ा सरिया आता होगा ये कहते हुए देख के कि देखो, मारूं तो मर्द का बच्चा हूं। आई मीन आप क्या नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं अब्यूज? और फिर एक्सक्यूज मी, अगर बच्चे बैठ के वो ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, वो समझते हैं, सारे डायलॉग वगैरह समझते हैं, उर्दू में समझते हैं। अगर एक चीज़ घर में हो रही है और वो टीवी पे भी वही देख रहे हैं, तो इट्स गेटिंग वैलिडेटेड कि हाँ भाई, जो घर में हो रहा है वो भी सही है, टीवी में भी सब कुछ यही दिखा रहे हैं, ये सारे लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। अच्छा, इस पे एक और चीज़, जी तैयबा। मैं सॉरी, बच्चों के आपने जिक्र किया था तो मैं बच्चों से रिलेटेड बात करी थी, बिकॉज शादी के बाद तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, आपके बच्चे होते हैं, और फिर उसी के अंदर आपकी लाइफ रहती है। हर वक्त आपके बच्चे आपका उठना बैठना सब कुछ देखते हैं। घर का माहौल बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज एक वीडियो वॉच करते हुए, इट वाज लाइक वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो, जिसमें एक जो थे साइकेट्रिक जो थे वो एक बच्चे का किस्सा बता रहे थे कि उनके घर में जो फादर थे वो रोज़ाना उनकी मदर को, बच्चे की मदर को मारते थे, और इतना मारते थे कि मार मार के उनका हश्र कर देते थे। बाद में उन्होंने एक चीज़ और निकाली, वन स्टेप अबव, कि अच्छा अब ये मार से तो बन नहीं रहा कुछ, तो वो 12 साल के बच्चे के सामने उनकी माँ को बरहना करके खड़ा कर देते थे, और वो बच्चा उस चीज़ को देखकर इतना ट्रॉमेटाइज हो गया। डाउन लाइक कुछ टाइम बाद इनकी डिवोर्स तो हो गई, लेकिन उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इतना बुरा असर पड़ा कि बच्चे ने ननियाल में अपने जब मूव हो गया तो बच्चे ने क्या किया, छोटे छोटे परिंदे होते हैं, कबूतर होते हैं, उनके मुंह अपने अपने सर मुंह में डालकर गर्दन तोड़ दी, हाथ से गर्दन तोड़ दी। बिल्ली को मारे जा रहे ताकि वो मर जाए। जब उनसे पूछा गया उनकी काउंसलिंग के टाइम पर कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ जो किया है, जब जब वो मुझे याद आता है मेरा दिल करता है मेरे अपने करीब की हर शय को मैं मार दूँ। तो आप सोचिए बच्चों की मेंटल हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट करता है माँ बाप का झगड़ा, माँ बाप का
अब्यूज़ किसी भी किस्म का, वर्बल हो, फिजिकल हो, किसी भी किस्म का, मैं इस चीज़ को लिटरली, हमें नहीं समझ आती हम किस तरह अपने लोगों को बताएं कि मारने वाला मर्द का बच्चा नहीं होता, मारने वाला ही नामर्द होता है, सबसे बड़ी बात। और रिसेंटली मैंने पढ़ा एक जगह, मुझे इससे पहले नहीं पता था, कि हजरत अली को जब गुस्सा आता था, अगर तो किसी चीज पर आता था डोमेस्टिक साइड पर, ही वुड जस्ट एग्जिट द हाउस, यस, ही वुड सिंपली जस्ट लीव, कुछ नहीं कहा, कुछ बोला नहीं, ही वुड जस्ट वॉक आउट। और अब हजरत हुजूर पाक के बाद, ठीक है, आई मीन देयर इज हजरत अली, ठीक, बहादुरी में, शुजात में, जुर्रत में और वजाहत में, दैट काइंड ऑफ अ मैन, इफ ही गेट्स एंग्री, उससे बड़ा मर्द कौन होगा? एंड इफ ही इज डूइंग दैट ही इज जस्ट वॉकिंग आउट, तो फिर हमारे जो खलील रहमान कमर्स हैं और हमारी उमैर अहमद हैं, व्हाट आर दे प्रोपेगेटिंग? अदनान खामोश है बहुत। मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूँ, मैं ये सारी चीजों से ये आइडेंटिफाई तो हो गया कि ये एज एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें हमें अवॉइड, हमें इस्लाम से ऐसी कोई तालीमात नहीं मिलती। औरत को अब्यूज करना, अपनी मर्दानगी दिखाना, और जैसे ड्रामों में जिक्र होता है कि मर्द का बच्चा है तो थप्पड़ मारता, तो ये सारी चीजें हम, वही बात आती है सारी कि कल्चरल जो हमारा इफेक्ट है मैरिजेस पे एज एन इंडिविजुअली, हमारे में हम लोगों में वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, आप यहाँ की सोसाइटी ले लें, कोई और ले लें, एक इंडिया और पाकिस्तान में एक ये जो कल्चरल जो लोगों पे दबाव है वो सबसे ज्यादा है इसी चीज को लेके, और इस वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। और यहाँ पे बात आती है क्योंकि मैरिज इज ये शादी का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि दो इंडिविजुअल साथ आए जो उसमें एक मर्द का जो बच्चा है, मींस कि जो मेल फिगर है वो मर्द ही बन के चलेगा, ऐसा बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, और फिर उसको मोल्ड करना उन सब चीजों को। आपकी एक बंदा जो 22-23 साल की उम्र में, बेचारे, मैं हो सकता है कि आजकल 30 साल में भी करते हो, लेकिन मैं एक जनरल एज फिगर दे रहा हूँ, तो 22-23 साल में जब एक बंदा, लड़का, आदमी शादी करता है, उसके बाद उसको बहुत सारी लाइफ चेंजेस करनी पड़ती हैं, और उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ दे उस वक्त। ही कैन स्टिल बी द सेम पर्सन, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन चेंज। वो बंदा जो है वो, उसके साथ कोई और एसोसिएट है, उसकी फीलिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, दोनों की अपने अपने जज्बात हैं, ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, उनको कम्युनिकेशन करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ ये होता है, बजाय इन चीज़ों के, सब एक जो कल्चरल जो हमारे माशरे में बनी है चीज़ें, वो जो देखते हुए आ रहे हैं कि हमने तो इस तरह बिहेव करना है, हमने तो इस तरह करना है। और स्पेशली पाकिस्तान में आज भी ये बहुत नॉर्म है कि पाकिस्तान में आपकी शादी हो गई तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो लड़की है वही सारे काम करेगी, मर्द जो है वो सिर्फ जॉब पे जाएगा, तो घर आएगा तो घर में बैठेगा, उसके अलावा उसका कोई और दूसरा काम नहीं है, नहीं तो उसका हुक्म चलाना है। अच्छा, इस पे हाँ जी, go ahead, तैयबा। पर फिर जब मर्द काम करता है तो फिर मर्द को एक टाइटल भी तो मिलता है, क्या? रन मुरीद। अच्छा, इस पे ना अब मर्द भी क्या बच्चा करे बेचारा। बच्चा बड़े हो गए हैं थोड़े, तो अब बड़ी बार तो होता है कि लेट्स से कि बेगम कुछ बना रही है, तो बोलती है कि अरहम बोलता है कि कैन आई कम हेल्प यू? शी इज लाइक या आई एम गोना टीच यू कुकिंग, और कहती ठीक है या, और फौरन अरहम बोलता है या लाइक डैडी डजंट नो हाउ टू कुक। फिर एक दिन आई हैड टू टेल हिम कि भाई देखो बेटा, हम जिस माशरे में हमें बड़ा किया गया है ना, जिस मुल्क में हमें बड़ा किया गया है, वहाँ पर ये बुरा समझा जाता था या गलत समझा जाता था लड़कों को घरदारी सिखाना, ठीक है, ये सिर्फ सोली ये लड़कियों की जिम्मेदारी होती थी। तो जिस जमाने में, जिस जगह पर मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, मगर मैं चाहूँगा कि आपको ये चीज़ें सिखाई जाए। हाँ, ऑमलेट हो गया, को थोड़े से इधर उधर की चीज़ें हो गई इमरजेंसी सिचुएशन में, वो मैं कर लेता हूँ, वरना उसके अलावा खाने बनाने के अलावा किचन के काम। सो आई हैड टू टेल हिम, तब थोड़ी सी उसे ये बात समझ आई। और आई थिंक ये दिस वी नीड टू टेक इट अपॉन आवरसेल्व्स। वो मर्द जो लेट्स से कुकिंग नहीं भी करते हैं, ठीक है, वी नीड टू एब्सोल्युटली एजुकेट आवर किड्स कि भाई देखो,
मैं यहाँ तक इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि मुझे बचपन में नहीं सिखाया गया ये, ठीक है। बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस एज ए लाइफ स्किल। और उस पर एक और चीज़ आई वांट ऐड हियर कि एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी कुछ दिनों पहले कि इट्स नॉट 50-50। आई मीन आपकी जो शादी होती है, मैरिज होती है, सम डेज इट्स 90-10, सम डेज इट्स 100-0, some days it's 50-50, some days it's 60-40, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का दिन चल रहा है। और ये कोई गोरी खातून थी, उनकी वीडियो आ रही थी एंड शी एक्सप्लेन्ड इट वेरी एलोक्वेंटली। सो कमिंग बैक टू आइडेंटिटी, अच्छा अब इसमें कितना ज़रूरी है, और शायद इस पर मजाक भी उड़े मेरा, मगर मैं स्टिल पूछना चाहता हूँ कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ जो ज़रा एडवांस कंपनीज हैं या इस तरह की कंपनीज हैं जो ज़रा डीपली इस चीज़ को कंसिडर करती हैं कि पर्सनैलिटी असेसमेंट, ओके व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज दिस, आर यू एन आउल, आर यू अ लायन, आर यू फाख्ता और व्हाटएवर। क्या ये बहुत एक्सट्रीम होगा कि लेट्स से अगर लेट्स से चले अरब की बात करते हैं, मेरी तो शादी हो गई है, अरब की बात करते हैं, ठीक है। अब बरखुरदार को पसंद आता है तो वी वांट टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज दे आर। अब ये इस वक्त तो मुझे नहीं पता, ये कहीं हमारे कल्चर में है ही नहीं, बट मेरे जहन में ये चीज़ आई थी कि व्हाई नॉट, हम जॉब्स के लिए करते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता हम 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, व्हाई नॉट लुक इनटू दिस कि हाँ भाई यार अगले बंदे के टिकिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर हिज और हर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर हिज और हर फेटल फ्लॉज, योर थॉट्स ऑन दैट। सो आपका बिल्कुल ठीक कहना है, ये डेफिनेटली नॉर्मलाइज कर देना चाहिए है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में जब तक शादी नहीं होती आपको पता नहीं चलता कि आपका पार्टनर जो है वो बाइपोलर है, उसे किसी किस्म का कोई डिप्रेशन है, उसे किसी किस्म की कोई बीमारी है। मैं बल्कि यहाँ अपना इनपुट इस तरह भी देना चाहूँगी कि एक तो उनका मेंटल जितना भी जो भी आपके बिहेवियर रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो डेफिनेटली होने चाहिए। एंड सेकंड, उनका डेफिनेटली एच जो आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं जिनमें आप पास करते हो किसी किस्म की खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी जो कि जिनका इलाज नहीं है, HIV व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट Yep, से any communicable diseases, yes. या Yep. बिकॉज आजकल जो दौर चल रहा है इट्स वेरी ओपन, हर कोई पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। वी नेवर नो कि आप जिस बंदे को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो वो मेंटली किस किस्म का है, वो फिजिकली फिट है या नहीं है, इज़ ही अ गुड पार्टनर और नॉट। बाकी ठीक है जी, किस्मत नसीब की बातें लोग कहते हैं, किस्मत भी कोई चीज़ होती है, हम बिल्कुल मानते हैं कि किस्मत चीज़ होती है, लेकिन अगर एक बंदा बाइपोलर है और शादी के बाद पता चलता है कि जी वो बाइपोलर है और उसका तो भाई सिवियर उसको अटैक्स होते हैं, वो कभी एक पर्सनालिटी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी तो होते हैं जो हमारी अब कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो इन जनरल पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी जाती। देयर इज नो थिंग कि अब हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, समझते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग इस चीज़ को गौर फिक्र करते हैं, लेकिन जो हमसे पहले वाली जनरेशन है उनके नज़दीक देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली और इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, जैसे अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और पढ़े लिखे, बहुत सारे पढ़े लिखे हजरात जो मर्द हजरात होते हैं, उनके साथ एक ये इशू भी होता है कि शादी के फ़ौरन बाद जब आप आपकी गुड न्यूज़ नहीं आती है तो आपके लड़की को हस्बैंड साइड फैमिली से बहुत प्रेशर होता है कि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। ऑन दी अदर साइड ठीक है, वो लड़की इज्जत रख रही होती है, वो कमरे में जाके आराम आराम से बोल रही थी कि चले मैं भी टेस्ट करवा रही हूँ, आप भी करवा लें। आगे से जवाब अगर मर्द ये कहे उससे पढ़ा लिखा कि मैं कैसे टेस्ट करवा सकता हूँ, मैं तो मर्द हूँ। भाई आपका मर्द होना ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आपका कोई फॉल्ट नहीं हो सकता, आप में भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपस में तय करना कि अगर मेरे हिसाब से तो खैर ये निकाह नामे के अंदर होना चाहिए कि जी इनका इस तरह का अगर कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों को म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बैठकर इस चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा और दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हमारी कल्चर की सारे मसले ये है ना कि हमारे कल्चर में इन चीज़ों को आप बात करना भी बुरा समझते हैं, वो कहते हैं जी बात भी मत करें आप इस बारे में। और अल्लाह की शान है कि माशाल्लाह जो माएँ होती हैं लड़कों की, वो तो मानने को ही नहीं तैयार होती कि उनके बेटे में कोई नुक्स हो सकता है
कितनी जगहों पर इतना ऐसा होता है कि लड़की बिल्कुल ठीक होती है, वो इलाज करवा करवा कर मरने वाली हालत में आ जाती है, लेकिन फॉल्ट लड़के का होता है। यस यस बिल्कुल। हाय मेरा सोने जैसा, हाय मेरा हीरे जैसा चांद का टुकड़ा मैंने जी। दिया। अच्छा, आई वांट टू, अदनान हंस रहा है इसी चीज को जो अभी आपने बात की, शादी के फौरन बाद गुड न्यूज़ की बात। अब बहुत मुश्किल होगा, अगेन ये बहुत मुश्किल, खैर हम बातें वो कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल होंगी करने के लिए, बट स्टिल इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है शादी हो गई है और लोगों के बड़े जनरेशनल ट्रॉमास भी होते हैं, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास भी होते हैं, जैसे आपने बात की शुरू में तैयबा ने उस बच्चे के बारे में। तो क्या ये चीज़ हम लोग, एटलीस्ट हमारी जनरेशन नहीं ये कर सकती कि लेट्स से शादी हो गई है बच्चों की, एजुकेट देम कि बेटा नो नीड टू रश इन टू पेरेंटहुड, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारो, एक दूसरे की पर्सनैलिटी समझो, सी अगर तुम दोनों के पास कोई बैगेज है, ठीक है, क्योंकि मैं अपना बैगेज आइडेंटिफाई नहीं कर सकूंगा, ठीक है, Adnan will not be able to identify his, so it goes back to the partner कि okay ठीक है, let's spend some time together, ठीक है, let's travel, let's understand, identify कि क्या है, और उसके बाद once we cross that bridge, let's think about the next step। कितना मुश्किल है, हमारे से पहली जनरेशन के साथ तो ये नामुमकिन है। हाँ, बहुत कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो बड़े ही कूल हैं इस मामले में, आई मीन, मगर फॉर द मोस्ट पार्ट ज़्यादातर इसमें हिटलर का रोल अदा करते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर जनरेशन, हाउ प्रैक्टिकल इज इट फॉर आवर जनरेशन डूइंग दिस फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन? सो आई थिंक उमेर, इन दैट केस मैं पहले वाली जनरेशन का जवाब दूंगी, उसके बाद सेकंड वाली का, कि जो पहले वाली हमसे पहली जनरेशन थी उनमें वो लोग जिनका कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रांग है, वो बिलीव करते हैं इन चीज़ों पर कि ये सब चीज़ें वक्त के साथ खुद ही हो जाएंगी। जब वक्त आएगा ऑब्वियसली शादी हो जाएगी, जब वक्त आएगा बच्चे हो जाएंगे। जब आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रांग होता है ना, तो आप इन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते कि हाँ 2 साल हो गए अब तक बच्चे नहीं हुए, तुम लोग अकेले आ रहे हो, कोई गुड न्यूज़ नहीं होती कभी भी तुम लोगों की, हमेशा हम तुम लोगों को 2 ही देखते हैं, कभी 2 से 3 भी हो जाओ। आई मीन ये चीज़ें जो है ना हमारे वो लोग करते हैं जिन्हें ना दुनिया की समझ है ना दीन की समझ है। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो अगर आपकी शादी के फ़ौरन बाद गुड न्यूज़ नहीं आ रही, देयर कैन बी लाइक मल्टीपल रीज़न, लाइक हेल्थ रीज़न हो सकते हैं, लड़का या लड़की में कोई डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। आप पहले वो सब चेक कराएं। शादी होते के साथ ही नेक्स्ट डे से सबकी नज़रें उन 2 कपल पे आ जाती हैं, हाईलाइटेड हो जाते हैं वो कि अब जो है इनके घर से गुड न्यूज़ आने वाली है। अच्छा, दूसरा हमारी जनरेशन है, इसके बारे में अगेन मैं यही बात करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर हम अगर खुद से इसे सर्च करना चाहें, हम खुद से लर्न करना चाहें, तो हमारे पास लर्न करने के लिए बहुत कुछ है। एंड ऑल्सो डेफिनेटली हमारा भी मेरा भी ये इनपुट होगा कि हमारा अपना भी अल्लाह से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, वो जब आपके नसीब में होंगी तभी आपको मिलेंगी। उनके लिए परेशान होना, उनके लिए एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, हस्बैंड वाइफ में आपस में दूरियां पैदा होना, आई मीन इट्स लाइक आप जो है वो फॉर नो रीज़न वो कर रहे हैं, अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी ओवर टू अदनान। यहाँ वही सारी चीजें कि हम लोगों को सीख कर तालीम हासिल करके कल्चर की वैल्यूज को मैं एक साइड पे रख दूं, क्योंकि कल्चर से हम गलत चीजें सीखेंगे। हमारे कल्चर से जो पाकिस्तानी, इंडियन, जो साउथ एशियन कल्चर है, अगर उस पर जाके सीखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो गलत हैं, जो गलत हो रही हैं, और फिर हम गलत करते रहेंगे। तो हम सीख कर जो हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो उनको उनकी वैल्यूज एंड इट विल शेप देम इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करेगा उनको, और हम एजुकेट होंगे तो हम अपने बच्चों को इस चीज़ पे बहुत अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं कि बेटा there are roles and responsibility, there are your self identity, and then you have जी
सो आई एग्री विद यू, एजुकेट तो होना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हमेशा वही करता है जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो। तो जी हमारे बच्चे हमें हमें ऐसा लगता है नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे फ़ोन्स वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सब पता होता है कि घर में क्या हो रहा है। वो ये भी देख रहे होते हैं कि माँ किचन में कितनी देर खड़ी रही, वो ये भी देख रहे होते हैं कि फादर ने जाके किचन में कितनी देर हाथ बटाया। वो हर चीज़ नोट कर रहे थे। एंड आपका घर जो होता है वो सबसे पहला इंस्टीट्यूट होता है बच्चे के लिए। अगर बच्चा अपने घर में ये सब चीज़ें देख रहा है तो फिर आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला एक मुकम्मल और एक बेहतरीन इंसान होगा। लेकिन अगर आपके घर में हर वक्त की चिक चिक लगी हुई है, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, कुछ घरानों में तो बाकायदा तौर पर हस्बैंड्स जो हैं वो बीवियों को फॉर नो रीज़न डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे, कभी लुक्स पर, कभी किसी चीज़ पर, कभी किसी चीज़ पर। अभी इन पैसा आपने एक ढेला नहीं स्पेंड करना, और अगर आपने बीवी को ये कहना है तुम खूबसूरत नहीं लग रही, तो भाई हर चीज़ को मेंटेन करने में पैसे लगते हैं। आपका रोल, आप अगर हस्बैंड हैं तो आपको अगर बीवी अच्छी खूबसूरत सजी सवरी चाहिए, लेट्स से चले एक डिओड्रेंट आपको खुशबू आनी चाहिए अपनी बीवी के पास से, तो परफ्यूम भी तो होना चाहिए ना उसके पास। ऐसे बेशक कैसे खुशबू आएगी? क्या लगाएगी वो अपने ऊपर जिससे खुशबू आएंगी उसके पास से? ऐसा वो क्या करेगी? कपड़े अगर आपको चाहिए कि वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और आपने उसको साल के 2 सूट बना के दे दिए हैं, गर्मी के और 2 सर्दी के, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रोज़ तैयार होके बैठे, तो वो पहनेगी क्या? वो 2 वही कपड़े। यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अपब्रिंगिंग ना, तो जब जो मर्द की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि यार ये जैसा भी है मेरा बेटा है, वही उमैर ने जो कहा था कि सोनू मोनू मेरा, तो उसकी शादी कर दो ये सही हो जाएगा। एक्चुअली वो सही, उसको उस बच्चे को या उस लड़के को, उस मर्द को जब वो शादी कर रहा होता है उसको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पता है कि ये शादी जो है ये मेरी डिजायर पूरी करेंगे। उसको ये नहीं पता चलता इन चीजों से, क्योंकि अब अपब्रिंगिंग में उसको बताया नहीं गया कि बेटा अब ये शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज व्हाट यू आर, तो यू हैव टू, अगर तुम्हें अपना अक्स देखना है तो अपनी बीवी में देखोगे ना तुम, या बीवी अगर देखेगी तो अपने शौहर में देखेगी। तो इन चीजों को लेके तुम्हें उसकी ज़रूरियात को पूरा करना है। ये मतलब अगर आपकी जो इस्तिताअत है उसके हिसाब से आप जो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और इस्तिताअत या प्रोवाइड नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, तो फिर ये सवालात वही करते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। तो कुछ घरों में तो अभी भी ये रिवाज है कि शादी करके ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के साथ अगर रह रही हैं, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो वो कहते हैं हस्बैंड्स के, अम्मी को बता दो वो ले आएंगी, या अम्मी जो हैं वो तुम्हारे लिए कर देंगी, या व्हाटएवर, जो भी जिस किस्म का भी वो जवाब देकर अपनी बीवी को ट्रस्ट नहीं करते कि वो खुद से ये सब चीज़ों को लेकिन हमारे मैनेज माशरे में करेंगे। ऐसे लोगों की शादियां फिर डिवोर्स तक जाती हैं, और डिवोर्स हो जाती है क्योंकि जहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, मियाँ बीवी का रिश्ता, क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा बना है जो दो है लेकिन एक है। अगर इसमें जब कोई तीसरा बंदा आता है तो फिर जब इस तरह की डिमांडिंग उनसे बढ़ जाती है तो फिर बातें दूर तक जाती हैं, बात खराब हो जाती है, और फिर या तो लड़की समझदार होती है, और आजकल की लड़की जो पढ़ी लिखी है वो फिर ये फैसला करती है कि इस बंदे के साथ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वही उमैर की बात सही होती है कि पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो। तो अगर लड़की अक्लमंद है वो एक्सप्लोर करती है और वो देखती है कि ऐसा सब कुछ है, तो फिर वो खुला लेने का रास्ता अख्तियार करती है, कहती है कि नहीं इस बंदे के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, विच इज हर कंप्लीट राइट। और हो सकता है कि आपस में लव मैरिजेस में भी ऐसा हो कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन जब साथ आते हो तो आपको पता चलता है कि भाई ये लड़का जो है ये मामाज बॉय है, ये लड़का जो है ये मेरी कोई चीज डायरेक्ट फुलफिल नहीं करेगा, मुझे थर्ड पर्सन के थ्रू जाना पड़ेगा, या मुझे कहेगा आप इनसे बोल दें, आप इनसे कर दें। तो ये सारी चीजें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं इन सब चीजों में। अच्छा, इस पे दो चीज़ें। कितना ज़रूरी है कि जहाँ लड़का मामा बॉय ना हो, वहाँ लड़की भी अपनी अम्मा की गुड़िया ना हो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि हर चीज़ जो है ना, जैसे उमैर खान हर चीज़ जाके मॉम को बताए, ठीक है, तो उतना ही ज़रूरी कि बेगम भी कोई छोटी सी लड़ाई जाके किसी को बता दो। ये चीज़ कितने प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जो अगर दो लोगों का मसला है, आप दोनों डील विद इट, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर्स यू वांट टू बी वन यूनाइटेड स्टैंड, अपनी चीज़ें डील करो। और जो दूसरी चीज़ है इसमें, जब
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आती है इस पिक्चर में? लेट्स से खातून ने जॉब करना शुरू की, इट जस्ट हैपेंड कि शी हैपेंड टू बी more educated, more skilled, या उसकी promotion ज़रा जल्दी हो गई, so now she's earning more. How does the balance tilt? Should it tilt? Okay, so first वाला जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि सॉरी आप मुझे दोबारा से रिपीट करेंगे कि जहां जिस तरह लड़का should not be a mama's boy, उसी तरह लड़की should also respect the same thing. So okay, ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका सवाल है इस वक्त, क्योंकि लड़कियां हमेशा ये समझती हैं कि जी मेरा हस्बैंड तो बस हर बात अपनी माँ को बताता है। ऑन दी अदर साइड वो खुद भी वही कर रही होती है, रोज़ाना सुबह से लेके शाम तक की रिपोर्ट होती है, जी ये हुआ वो हुआ, ऐसे किया वैसे किया, आज मैंने ये पकाया, इस तरह किया, अम्मी आई उन्होंने मुझे ये कह दिया, फलाना आया उन्होंने मुझे वो कह दिया। तो इसमें होता क्या है कि ना चाहते हुए भी जो लड़की की माँ है वो ऑब्वियसली अपना इनपुट देना शुरू कर देती है, बेटा तुम ऐसे कर लेना, अब बेटा तुम इस तरह कर लेना। शुरू में शायद अगर स्टार्ट अच्छे पे भी होता होगा ना, तो वो आहिस्ता 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 बेटी की कंप्लेंट सुनते सुनते उनके दिमाग में ये इंप्रेशन बन जाता है कि मेरी बेटी पे तो जुल्म हो रहा है, तो मुझे तो इसके लिए कुछ उसको करना पड़ेगा, तेज़ करना पड़ेगा। हालांकि माशाल्लाह बेटियां काफ़ी तेज़ होती हैं, ऐसी बच्चियां जो इधर की उधर कर रही होती हैं माशाल्लाह उनका दिमाग पूरा चलता है 100%। लेकिन फिर भी माओ को ये लगता है कि नहीं मेरी बच्ची तो मासूम है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो कोई स्टेप लेना पड़ेगा। उसमें फिर वो क्या होता है, वो स्क्रिप्ट ऐड होती है उस साइड से, लड़की की माँ की साइड से। वो स्क्रिप्ट आपके घर में नहीं चल सकती है, क्योंकि लड़के की माँ चाहे कितनी भी इन्वॉल्व होगी लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं दे सकेगी लड़के को, क्योंकि लड़के स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते। लड़कों का मसला यही है, ना वो आंखों की बात समझते हैं, ना वो खामोशी समझते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते हैं, ना बीवी की ना माँ की, किसी की भी नहीं। तो लड़के बेचारे मासूम इस बात पे साइड हो जाते हैं, बट लड़कियां जो होती हैं वो स्क्रिप्ट को फॉलो करती हैं, और उससे होता ये है कि उनके घरों में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। वो जो चीज़ आराम से ठीक तरीके से सही हो भी सकती होती है, तो वो उसको यू टर्न बना के राउंड अबाउट से होते हुए आके फिर ठीक करती हैं, जो कि मज़ीद इश्यूज़ को क्रिएट करती हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात है जिसमें अल्लाह ना करे आपको किसी किस्म का वर्बल फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। आपके पेरेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि वो आपसे किस तरह बात करता है। अगर वो बात करने के बीच में किसी किस्म की स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है या आपको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से डील कर रहा है, तो फिर आपके पेरेंट्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा है, अच्छा खासा है, छोटे मोटे मसले घर में जो नॉर्मल रोज़मर्रा के मसले हैं कि जी अगर एक शर्ट, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि एक शर्ट प्रेस नहीं हुई और अगर उसने कह दिया कि भाई मेरी शर्ट जल्दी से प्रेस कर दो, तो वो रोने में फ़ोन कर दिया, मुझे उन्होंने कहा है कि जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस। ये नहीं हो सकता। आई मीन आपको फिगर आउट करना है। मियाँ बीवी की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ही तब होती है जब वो किसी और को अपने बीच में आने ना दें। जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में स्पेस होती है ना, वो स्पेस हमेशा बढ़ती जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे और आप किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे, अपने पेरेंट्स को भी और लड़के के पेरेंट्स को भी, कि आप हमारे बीच में नहीं बोल सकते, तो फिर कोई भी नहीं बोल सकता। अच्छा, और जो फाइनेंशियल साइड, चूंकि हम जो घड़ी है वो ज़बरदस्त स्पीड के साथ जा रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अब जैसे लड़की ने काम करना शुरू कर दिया, तो उस पे जो डायनामिक्स हैं वो कैसे चेंज होती हैं, क्योंकि होती तो हैं, और किस हद तक होनी चाहिए अगर होनी चाहिए? अदनान, आप अपना इनपुट देना चाहेंगे? मैं शुरू करता हूँ, आप फिर वहां से जहाँ आपको लगे आप इनपुट अपना भी देगा। तो बेसिकली ओके, गो अहेड। मुझे ये लगता है कि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों पे आती है। अगर दोनों जॉब करें तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दोनों पे। और आजकल के माशरे में आई थिंक दोनों, क्योंकि जिम्मेदारियां और जिस तरह सब माहौल चल रहा है, जिस तरह सब कुछ हो रहा है, आप उसको महंगाई कह लें या जो भी XYZ कहना चाहें, इन्फ्लेशन, तो अगर मियाँ बीवी दोनों मिलके इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन बोथ ऑफ देम। और फिर इस चीज में सबसे जो की पार्ट है वो है डिस्कशन।
I think finance side, they should all know about each other. They should know what is our monthly budget, what is our extra spending, what needs to be done. तो ये सारी चीजें उनको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक वो मेंटेलिटी बनी हुई है मर्दों में, आई थिंक औरतों की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मर्दों में बनी है कि यार मैं मर्द हूँ, बीइंग ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट it's okay to go and talk to your wife about your financial health, about your responsibilities, about what you can do. तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. हमारे यहाँ वही फिर माशरे कल्चर की बात आती है कि नहीं, तुम मर्द हो, मर्द के बच्चे बनो, इट्स योर जॉब. ठीक है, मर्द इस्लामिक पॉइंट से देखें तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत को प्रोवाइड करना, लेकिन अगर आप इस हालात से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि एट नाउ दिस पॉइंट आई नीड माय वाइफ, माय अदर हाफ टू बी माय सपोर्ट, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन वही बात आती है अपब्रिंगिंग, कल्चर, फैमिली, जो हमारे पुराना चलता आ रहा है कि नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इस चीज में मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे. वही सब कुछ घूम के आता है फिर कि लोग क्या कहेंगे. क्योंकि कुछ जगहों पे लोगों की ये मेंटालिटी भी सेट है कि जी औरत की कमाई में कोई बरकत नहीं है, तो औरत का काम सिर्फ किचन संभालना है और कुछ नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है. आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप डॉक्टर बना रहे हैं और डॉक्टर घर में किचन में काम कर रही है सारा वक्त. एग्जैक्टली. उनके फैमिलीज नहीं चाहती, उनके ससुराल नहीं चाहते, ना उनके हस्बैंड चाहते हैं. वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं चाहते, तुम डॉक्टर बन गई बस ठीक है, हम वी आर फाइन, लेकिन तो अब हमें इससे आगे कुछ नहीं चाहिए. बिकॉज एक तरफ आप उनसे कहते हैं, उनको समझाते हैं, पूरे 18, 20, 22, 23 साल तक माँ बाप के घर में सिखाया जाता है कि बेटा आपने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, शादी इज इम्पोर्टेंट, शादी करनी है, शादी होगी, क्योंकि ये लड़का लड़की की जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है. फिर दूसरी तरफ उसको बोलते हैं कि किचन करें, आप घरदारी देखें, जबकि दैट क्रिएट्स डाउट इन देयर माइंड. वही हम उनको दो जिंदगी बात करते कुछ है लेकिन एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं. तो हमारे वो क्या वर्ड यूज करना चाहिए उर्दू का कि खुला क्या वो खुला तजाद. या ये डबल चीजें स्टैंडर्ड्स. बहुत अच्छा, इसमें हम जब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सो लेट्स से दोनों जॉब कर रहे हैं, फड्डा होता है, फड्डा एस्केलेट हुआ, इस पॉइंट तक पहुंचा कि अब बात आ गई कि मैं तुम्हारी कोई नौकर थोड़ी हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, ये लो जाओ मैं जा रही हूँ. और सेम वे भाई साहब बोलते हैं ठीक है जाओ, मैं भी कोई थोड़ा तुमसे थोड़ी ना लेके खाता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, मैं भी कर लूंगा, रह लूंगा तुम्हारे बगैर. इसमें कितना कसूर है दोनों साइड के पेरेंट्स का, जो और उसके बाद कपल का, कि ठीक है पेरेंट्स ने तो जो सिखाया, मगर यू गाइस आर एडल्ट्स, आप कम से कम एक चीज इस तरह अपनी सोच को कोशिश करें कि बदलें. कितना मुश्किल है जो हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, कि अगर तो इस तरह कुछ सिचुएशन होती है कि भाई हमें ये मैं गाड़ी तुम नहीं ले रही, ये गाड़ी मेरी है, तुमने बहुत शौक है ना तुम्हें काम करने का, अपनी गाड़ी लो, अपने पैसे कमाओ, खुद काम करो. ये जो बीइंग एबल टू अर्न मनी, जो सरिया ये आपकी गर्दन में डाल देता है, बेशक वो खातून की गर्दन में हो या मर्द की गर्दन में हो, कितना डैमेज करता है टू रिलेशनशिप. सो आई थिंक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में देयर इज नो तेरा और मेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज हमारा. अगर आप हमारा नहीं करेंगे तो आपकी किसी चीज़ में भी बरकत नहीं होगी, ना आपके काम में बरकत होगी, ना आपके रिस्क में बरकत होगी, और ना उन चीज़ों में, उन ब्लेसिंग्स में बरकत होगी जो अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी दे दी. सेकेंड ये कि बहुत सारे घरों में ये भी मसले हैं कि लड़का लड़की दोनों जॉब्स कर रहे हैं, नेचर ऑफ जॉब दोनों की सेम है. लड़का भी जा रहा है कम्यूट करके, लड़की भी जा रही है कम्यूट करके. लड़का वापस आता है, कपड़े शपड़े चेंज करता है, टीवी लगा के बैठ जाता है. लड़की सड़ी हुई आई है और आके किचन में खड़ी हो गई है क्योंकि उसने खाना देना है ऑब्वियसली. अब वो खाना बना रही है, और अगर ये एहसास नहीं जाग रहा लड़के के दिल में कि यार ये भी थकी हुई आई है, मैं भी थका हुआ हूँ, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, और जल्दी जल्दी कुक करके खा के डन करते हैं. अब उसने खाना बनाना है, उसने सब कुछ करने के बाद में रात को किचन भी साफ़ करना है, सब कुछ करके नेक्स्ट डे की भी तैयारी करके सोना है. तो ऑब्वियसली औरतों में ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब आपको दोनों तरफ काम करना पड़ता है तो एक तरफ तो सैलरी मिल रही होती है डेफिनेटली, उसका तो फिर भी आपको बुरा नहीं लग रहा होता करना,
लेकिन जहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिल रही होती और आपके काम उससे भी ज़्यादा डबल होते हैं। जॉब पर आपका फिजिकल वर्क कम होता है, अनलेस कि आप कोई फिजिकल जॉब कर रहे हैं, कहीं किसी रिटेल में लगे हुए हैं आप कहीं पर, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई अच्छी प्रॉपर जॉब करते हैं, लाइक आपने अभी मेंशन किया कि बहुत अच्छी तरक्की याफ्ता जॉब है प्रॉपर, तो उन इन दैट केस अगर बैठ के करने वाली जॉब है और उसको पता है कि मैं बैठ के इतना कमा रही हूँ लेकिन घर आकर मैं काम कर करके ख्वार हो जाती हूँ और मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती है, तो आप मुझे बताएं कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं शुरू होंगे? पर मेरा अच्छा, एक क्वेश्चन हाँ, ये go है ahead. कि ऐसा ऐसा हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों के पास ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कि मर्द जॉब करता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि यार अभी अभी मैं उस तरफ भी आऊंगा। मर्द जॉब करता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि घर को टेक केयर करना, बीवी बच्चों को, सारा ये काम मेरा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और कुछ घरों में देखा जाए तो ऐसा होता है कि जब औरत जॉब कर लेती है और उमेर की बात से वो कि वो तरक्की कर गई, पैसे ज्यादा बनाने लग गई, तो वो एक नेचुरल जो वो एक उनको अफेक्ट जो करता है मेंटली कि उस एक वो आ जाता है कि मैं अब मेरे पास पैसा है, मैं कमा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मुझे इसकी क्या जरूरत है। अच्छा, सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब में मैं आपकी बात से जवाब ही देना चाहूँगी। मर्द की जो किफ़ालत की बात है कि एक ड्रामे में भी मैंने ये डायलॉग देखा था कि मर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने जो सिफत दी है वो अपनी तरह की दी है। मतलब आई मीन आई रियली अप्रिशिएट इट कि वाकई में मर्द दिन रात काम करता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना देने के लिए। ऑन दी अदर साइड ऑब्वियसली औरतें जज्बाती होती हैं, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब उनके साथ बैठकर किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उन्हें आप समझ ही नहीं रहे कि वो किस चीज़ से गुजर रही हैं, तो इन दी एंड ऑब्वियसली औरत औरत के लिए ऐसे ही तो नहीं कहा गया ना कि औरत टेढ़ी पसली से बनी है, औरत जो है वो जल्दी इमोशनल हो जाती है। हम तो मशहूर भी हमारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं, लोग कहते हैं जी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ज़रा सा आप थोड़ा सा ऊंचा बोल दें ना तो वो बोलते हैं जी क्या हार्मोन्स इशू है आपके कोई, तो वो थोड़ा सा इंसल्टिंग भी लगता है कि ऑब्वियसली अल्लाह ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि चेंजेस होते हैं, हमें चिड़चिड़ापन भी होता है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें रोना भी आता है। और ऑन दी अदर साइड कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली आप पे प्रेशर होता है, हर हर कोई आपको जो है वो इस तरह देखना चाह रहा होता है कि वो अच्छा वर्किंग वुमेन है तो फिर ये तो इसका घर भी अच्छा चलाना चाहिए इसको, नहीं तो लोगों के दिमाग में होता है कि ये वर्किंग वुमेन है, इसने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की होगी, ये वर्किंग वुमेन है, इसका घर तो बहुत गंदा रहता होगा। तो आप मतलब मर्दों को भी ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। बाकी ऑन दी अदर साइड जो मर्द के बारे में अभी बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये सिफत दी है देने वाली, ये अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह का बनाया। इसमें मर्द जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मजदूरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, एंड वी रियली अप्रिशिएटेड कि हमारे मतलब ये मैं लेकिन कुछ मर्दों की बात कर रही हूँ, हर मर्द नहीं करता। कुछ मर्द जो है वो बेरोज़गार रह के बड़ा सुकून महसूस करते हैं अपने घर में, तो बेरोज़गार इन अ सेंस, अल्लाह माफ़ करे, आई एम सॉरी मैं गलत बोल गई, यानी उन्हें करना ही नहीं है। हड हड हराम कह लें, यस, हड हरामी इज डरा। गुड वर्ड। अच्छा, इस पे एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड, जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए कि यार देखो भाई, अगर तुम्हें खाना नहीं ना बनाना आता या बहुत देर हो चुकी है या तुम खाना नहीं बनाना सीखना चाहते, मैं अपने ऊपर भी बात बोल रहा हूँ, तो घर के दूसरे काम कर लिया करो। कुछ झाड़ू मार दिया, कुछ बर्तन धो लिए। अब जो बर्तन धोने में मुझे तो बड़ी थेरेपी मिलती है, ठीक है ना। तो 100 चीजें हैं जो घर के अंदर हो सकती हैं खाना बनाने के अलावा। तो अगर हमारे भाई लोगों का दिल नहीं करता खाना बनाने का, भाई ना बनाओ, दूसरे काम कर लो, ठीक है। कोई लॉन्ड्री हुई है वो फोल्ड कर दो, ठीक है। कोई पोछा मार दो, अपनी चीज़ें वगैरह हटा दो, या हुक्का वगैरह किया है तो हुक्का साफ करके साइड पर रख दो, ग्रोसरी वगैरह ले आओ, ठीक है, गैराज सही कर दो, चीज़ें सही कर दो। तो ये जो एक्सक्यूज़ है, ये मैं नहीं चाहता कि ये जो कॉन्वर्सेशन को लेके हमारे मर्द भाई लोग जो है ना किसी और साइड पे चले जाए हमारे समेत। तो इसलिए आई वांटेड टू मेंशन दिस कि किचन के अलावा घर में और बड़े काम बहुत होते हैं जो कर सकते हैं हम लोग, तो क्योंकि बहुत सारे उससे काम। बहुत हेल्प हो सकती है। अच्छा अम, उमैर, एक और भी मसला है, देखें हाउस वाइफ जो होती हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो स्कूल गोइंग नहीं है या चलें स्कूल जाते भी हैं और जल्दी आ जाते हैं, किसी भी जगह पे, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी, उस औरत ने बच्चों को 24/7 टेक केयर करना है।
ये उसकी जिम्मेदारी है, कोई 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 एहसान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके जिम्मेदारी ये लगाई है कि वो अपने बच्चों को टेक केयर करे। बट क्या वो औरत 20 मिनट भी डिजर्व नहीं करती कि वो 20 मिनट के लिए सुकून का सांस ले, उसे कुछ ना करना हो, कोई आवाज़ ना दे, कोई आके पूछे ना कि तुमने क्या करा है, खाना कहाँ किया, बच्चा नहाया नहीं, बच्चा रो रहा है। 20-25 मिनट के लिए अगर हस्बैंड्स यही अंडरस्टैंड कर लें कि वो बच्चे को लेकर कहीं बाहर वॉक पे चले जाएं या बाहर बैठ जाएं या उनके साथ कोई प्ले टाइम कर लें, कोई बातें बातें कर लें किसी भी किस्म के टॉपिक पर, उससे भी बहुत हेल्प होती है कि आपको मेंटल ब्रेक मिलती है। अगर लेट्स से मैं एक मिसाल देती हूँ कि मैं आपको इस पोजीशन में डाल देती हूँ कि आपको आज रात 10 बजे से लेकर रात 10 बजे नेक्स्ट काम करना है नॉन स्टॉप, आपको ब्रेक नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आकर तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगी और आपका दिल करेगा कि यार मैं किसी पे चीख दूं जल्दी से। हमारे मर्द हजरात के साथ ये मसला भी तो है कि जब वो हाउसवाइफ्स के साथ रह रहे होते हैं और वो घर में एंटर होते हैं कि उफ आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो प्लीज़ कुछ भी मत कहना। ऑन दी अदर साइड वो अल्लाह की बंदी बेचारी खामोश, मतलब क्या बोलेगी वो आपको देख रही है, आपका बिहेवियर देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चिड़ी हुई होगी, बहुत सड़ी हुई होगी तो वो रिएक्शन देगी, नहीं तो वो यही होगा कि वो साइड हो जाएगी। हम और हम हमारे यहाँ हैं कुछ ऐसे मर्द जो पूरा दिन घर में मतलब होते होंगे ऑब्वियसली सोसाइटी में कि पूरा दिन घर पे कुछ काम नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन, अगर बीवी जॉब भी कर रही है तो एक्सपेक्टेशन यही कि ये दिस इज योर जॉब, दिस इज नॉट माय जॉब। किचन में अगर खाना बना हुआ भी है तो वो प्लेट में डालना अपनी तौहीन समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं खाना गर्म करके, रोटी गर्म करके अगर बैठ जाऊंगा तो मेरी इज्जत में कमी आ जाएगी। और ऐसे ऐसे बिल्कुल जी, कंटिन्यू। अच्छा, इन दैट केस एक ये मसला भी है कि हाउस वाइफ्स को हमेशा हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैंने 14 साल बिल्कुल जॉब नहीं करी और 14 साल जो मैं काम करती रही और अब जो मैं जॉब करती हूँ, मुझे इतना ह्यूज डिफरेंस लगता है उस लाइफस्टाइल में कि उस वक्त मुझे किसी चीज़ की फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम होता है क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, वो अपना अपना काम खुद करते हैं। मेरा जितना मेरे हिस्से का काम है मैं कर देती हूँ, बाकी मेरी जॉब है, जो भी हम जिस तरह भी सिस्टमेटिकली चलते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ है उसको बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। और फिर उस पर ये एलिगेशन लगाना कि तुम तो सारा दिन फारिग ही बैठी रहती हो। अगर वो फारिग बैठी रहती है तो कौन सा ऐसा मैजिकल वॉन्ड है उसके पास जो आपके आने पर खाना भी तैयार है, कपड़े भी धुल चुके हुए हैं, घर भी साफ है, बच्चे भी साफ सुथरे मिल रहे हैं, वो कौन से मैजिकल वॉन्ड से काम कर रही है? प्लीज़ आप फिर मर्द हजरात को चाहिए कि वो भी वो डिस्कवर करें ताकि उन्हें भी जॉब पे ना जाना पड़े। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी सुनने में आती है और सुनता रहता हूँ मैं, बड़े कज़नों से भी मैंने ये चीज़ सुनी कि हम तो नहीं डायपर चेंज कर सकते भाई, हम तो नहीं पोटी शोटी साफ कर सकते बच्चों की, ये तो औरतों का काम है। और इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी ओके। क्योंकि मैं ये सुनता आ रहा था। और जब अरहम हुआ था तो नर्स लाई अरहम को, और उस वक्त ये सारी बातें मेरे जहन में आई और आई वाज लाइक नहीं आगा साहब, अगर आज डायपर चेंज ना किया तो सारी ज़िंदगी मैं डायपर नहीं चेंज कर सकूंगा। आई वाज लाइक नहीं। सो दैट वाज समथिंग आई हैड टू पुश माई सेल्फ कि नहीं, ये आज मैं डायपर चेंज करूंगा। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी। वो जो इनिशियल शॉक होता है ना, potty, poop और all that thing और डायपर, बट आप अपने बच्चे का ही कर रहे हो ना, तो एग्जैक्टली। ये बहुत ज़रूरी है हमारे मर्द हजरात के लिए इस चीज़ को ओन करना। एग्जैक्टली उमर, मैं यही आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारे केसेस में अब आजकल स्पेशली पाकिस्तान में तो एक फैशन बन चुका है, या मैं कहूँगी कि सिस्टम बन चुका है कि लड़कियां बेचारी जाती तो नॉर्मल डिलीवरीज के लिए लेकिन वापस आती हैं सी सेक्शंस के साथ। और फिर हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी उठो काम करो, बच्चे को देखो क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो कि कम्प्लीटली गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे चारों दफ़ा में इस तरह की कभी कंप्लेन नहीं हुई, बिकॉज एवरी टाइम जब मैं सी सेक्शन से वापस आती थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था कि छोटे बच्चे कब नहाए, कब उन्हें दूध मिला, क्या हुआ। मुझे प्रॉपर आराम मिलता था और मुझे प्रॉपर नींद मिलती थी। ठीक है, 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे खुद फील होता था कि यार मुझे भी अब खड़ा हो जाना चाहिए, मुझे अपने आप को एक्टिव करना चाहिए, मेरी अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन जिन घरों में ये रिवाज आज भी हैं कि बच्चे सी सेक्शन से हो रहे हों या नॉर्मल हो रहे हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशन से हो रहे हो, बच्चा संभालना तो आपकी जिम्मेदारी है। सॉरी, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बच्चे की जिम्मेदारी दोनों पेरेंट्स की है। इसीलिए जब हम यहाँ पे रहते हैं यूएस में रहते हुए, जब गोरे कभी अपने बारे में ये बताते हैं तो ये कभी नहीं बताएंगे माई वाइफ इज़ प्रेगनेंट। देर से
we are pregnant. Why we are pregnant? Because now उनकी वो जर्नी स्टार्ट होती है, फिर वो हर स्टेप को फॉलो करते हुए दोनों साथ चलते हैं, आगे बच्चे होते हैं, दोनों मियाँ बीवी मिल के संभालते हैं। कभी एक दिन जो है वो फादर जो होते हैं वो घर के अंदर टेक केयर कर रहे होते हैं, वाइफ जॉब पे गई हुई होती है, मिलजुल कर इस तरह उनकी लाइफ चल रही होती है। लेकिन हमारे कल्चर में कहने को तो हम जो है वो मुसलमान और हम बड़े फॉलो करने वाले हैं, लेकिन हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत को फॉलो नहीं करते। हम ना मर्द हजरात हमारे कोशिश करते हैं कि जी थोड़ा सा हाथ बटा लें, ना वो अपने बीवी की दिलजोई करते हैं, ये भी बड़ी ज़रूरी है आपकी एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए। बहुत सारे बयान मैंने इन पर भी सुने कि आपको आपकी बीवी नहीं भी अच्छी लग रही है, आप उसको सिर्फ ये बोल दें कि जी बहुत प्यारी लग रही हो, तो वही चीज़ उसको मज़ीद इन्हांस करता जाएगा, उसकी खूबसूरती को भी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस को भी। लेकिन अगर आप एंटर होते ही बोले ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है, क्या अजीब तरीके से रह रही हो, क्या नौकरानी लग रही हो, ऑब्वियसली फिर वो चीज़ें आप उसको इंसल्ट करते जाएंगे तो वो चीज़ कहाँ तक जाएगी? आप उसकी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, आप उसकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं फिर? और अदनान, यही चीजें हमारी जो सारी बात आती है, ये जो शैटर्ड कर देते हैं ना हम औरत के कॉन्फिडेंस को, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है अपब्रिंगिंग। और ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? हमारी जनरेशन तक के, मैं 70s 80s 85, आई कैन स्पीक फॉर मे बी 83 84, इस जनरेशन के लिए, कि उनको ये बताया जाता था कि माएँ बताती हैं बच्चों को कि तुम्हारे बाप ने तो ये काम कभी नहीं किया, कि डायपर चेंज करना बड़े फख्र से, और तुम ये मतलब वो बताना ये चाह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। तो वो आपको जब ये चीज आपको पॉइंट आउट की जाती है, वहां पे आके जो सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं वो वहां से होते हैं। और बिल्कुल हमें, क्योंकि हमने अपनी बीवी का, अपने पार्टनर का, हमने ये पूरा काम साथ देना है इस चीज में, उसको रिलैक्सेशन देनी है, तो डायपर चेंज करना आपका ही बच्चा है ना, आपकी बीवी है, बीवी से आपका बच्चा हुआ है, आप दोनों का बच्चा है, तो आप दोनों पे जिम्मेदारी बनती है, बजाय ये कि लड़कों की माओ का ये कहना कि नहीं तुम्हारे बाप ने तो ये काम कभी नहीं किया। उनको तो पता भी नहीं था कि दूध कब देना है, उठाना कब है, डायपर कब चेंज करना है। तो वो अगर जो कुछ नहीं पढ़े लिखे होते, वो कहते हैं तो मेरा काम ही नहीं है। वो उनका एक डायलॉग होता है, वो बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है। सीधी सीधी बात है। पाकिस्तान में आज भी हर मर्द पे हर मर्द बार बार बोलता है ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है हमें इस पे भी एक एपिसोड करनी चाहिए, ये मेरा काम नहीं। ये करना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है नोट लेना, सो ये मेरा काम नहीं है। ओके, ये इसके साथ टाइम हमारा हो गया है पूरा, बिल्कुल 1 घंटा ऐसे पता भी नहीं लगा। टॉपिक तो बहुत है, रैप अप करते हैं, मगर रैप अप पे जाने से पहले जो मैं चाहूँगा कि आप दोनों से जो मेंशन कराना, वो ये कि जो कोई भी हमारी ये गुफ्तगू, हमारी ये नशिस्त सुन रहे हैं या देखेंगे इवन रिकॉर्डिंग पर, उन यंग कपल्स के लिए या जो लोग शादी का सोच रहे हैं, क्या 1-2 चीज़ें ऐसी हैं कि वो खुद से कर सकते हैं या सोच सकते हैं या सीख सकते हैं जो उनकी अज़दवाजी आने वाली ज़िंदगी में उनकी मदद कर सकती है अगेंस्ट एवरीथिंग जो हमारा सो कॉल्ड कल्चर हमें सिखाता है? तो दैट इज़ व्हाट आई वांट अस टू रैप अप विद आज की नशिस्त। तैयबा, डेफिनेटली उमर, मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूँगी हमारे देखने वालों से कि प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं। हम डेफिनेटली अगर हमें बहुत अच्छा फीडबैक आता है तो हम इसको एक और एपिसोड जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ, ताकि हम फर्दर इस पे डिस्कस कर सकें। लोग अगर हमसे किसी किस्म के सवालात और किसी किस्म का मशवरा ऐड करना चाहते हैं अगर हमारे लिए, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि हमें देखा भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। तो आप डेफिनेटली मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को मज़ीद शेयर करें और बताएं लोगों को, और जानने की कोशिश करें कि आप जो हमारे सर्कल में प्रॉब्लम्स हैं हम उनको किस तरह से सही कर सकते हैं। हमारा उनमें 1% ही सही, लेकिन क्या इनपुट हो सकता है। ओवर टू यू अदनान। अब रैपिंग अप पे है बात, तो बिल्कुल आई एग्री कि मैं अभी इस रिलेटेड मैरिज कबूल है से लेके
मुझे ये लगता है कि इसमें एक हमें टॉपिक आगे वो तो फिर डिसाइड करेंगे कि मेंटल हेल्थ एंड मैरिज, तो वो उस बारे में तो जरूर होना चाहिए। और दूसरा मेरा टेक अवे और गिव अवे ये कि रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन हैज टू बी बोथ वेज। और ये जो चीज़ है, ये शादी करने से पहले हर लड़के को ये सोचना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी, देन यू हैव म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज वो वन बिकम्स टू। दो आप पहले एक थे, अब आप दो हैं, लेकिन वो दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज पर्सनैलिटी, यू नीड टू वर्क, you need to understand each other desires, you need to understand each other financial side। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझें और फिर इस तरफ जाएं, बजाय ये कि शादी सिर्फ वो शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरे ये होगा। ज़िंदगी वो फिल्म वाली ज़िंदगी नहीं है कि गाने होंगे, एक बारिश में गाना होगा, एक दूसरा होगा। तो ये शादी का ये मकसद नहीं। अदनान अब इंडिया की तरफ निकल रहे हैं मुझे लग रहा है। उमर हमें रैप अप करना चाहिए। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अदनान, थैंक यू वेरी मच तैयबा। छोटा सा टेक अवे ये है कि शादी एब्सोल्युटली टू पीपल कम टुगेदर, और आपको शुरू बेशक मोहब्बत से हो, ठीक है ना, अपनाइयत से हो, मगर जो एवोल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ मर्द की तरफ से नहीं, सिर्फ औरत की तरफ से नहीं, दोनों को ये बात समझनी पड़ती है, समझनी चाहिए। और जब बच्चे इस चीज़ का इक्वेशन आ जाते हैं तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें दोनों पार्टियां, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी स्लोप बन जाती है। और जी तैयबा। अच्छा जी, मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सोशल इवेंट है वैलेंटाइंस डे, जो कि अराउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल फ्राइडे को आ रहा है। तो एक फ्लावर आपकी वाइफ डिज़र्व करती है। अगर आप एक फ्लावर जाके उन्हें पकड़ा देंगे मोहब्बत से, तो आपके रिश्ते में बहुत बरकत होगी इंशाल्लाह। बस ठीक है जी, तैयबा ने बोल दिया तो अब एक फ्लावर करना पड़ेगा, क्योंकि तो मैंने फ्लावर किसी और को भी पास ऑन कर दिया एक्चुअली। फ्लावर हमने देना कर बंद देंगे। कर दिए थे, क्योंकि बेगम ने बोला था मुझे फ्लावर नहीं पसंद, तो उस दिन से मैंने फ्लावर ही देना बंद कर दिया। चले कोशिश करते हैं, एक मतलब हमें अपने बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हाँ, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सो एनीवेज, कमिंग बैक, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और जुबान, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अवे एंड एडवाइस, जो भी थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है शादी का, ज़िवाजी ज़िंदगी का, अपनी राय हम तक पहुंचाना मत भूलिएगा। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, बेल नोटिफिकेशन। और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम बात करें तो प्लीज़ लेट अस नो। इसी के साथ हम तीनों को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।